हेलो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 5 होगा एसिड बेस एंड साल्ट के लिए, जो क्लास 10 के लिए है। तो आज का टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होता है वो होता है बेसिस के साथ कि बेस क्या होता है। पिछले लेक्चर्स में हमने एसिड वगैरह सारा पढ़ लिया था, तो आज हमारा बेस से शुरू होता है। ठीक है, देखो उसके बिल्कुल कॉन्टेम्पोररी में ये चलता रहेगा। ठीक है, उसके साथ साथ जैसे जैसे हम लोग उस साइड में पढ़े थे उसी तरह से इधर भी पढ़ते रहेंगे। कुछ डिफरेंसेस रहेंगे जो हम लोग बात कर लेंगे। देखो सबसे पहला है बेस में क्या, वहाँ पे भी हम लोगों ने डेफिनेशन लिखा था एसिड का, यहाँ पे बेस का लिखेंगे। एसिड में क्या लिखे थे कि दो सब्सटेंस फीचर सावरिन यानी खट्टे टेस्ट का होता था और वो टर्न कर देता था किसको, एसिड रेड में कन्वर्ट कर देता था, यानी ब्लू लिटमस को रेड में। यहाँ पे उल्टा है, यानी ब्लू लिटमस को रेड लिटमस को किस में कर देगा, ब्लू में कर देगा। यानी इसका डेफिनेशन और इसका टेस्ट की बात करोगे तो ये बीटर टेस्ट का होता है। यानी क्या लिखेंगे हम लोग इसमें कि दोज सब्सटेंस विच आर कैसा टेस्ट का, विच आर bitter in taste and turns red litmus to blue। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। ठीक है, एसिड में क्या था, टेस्ट उसका सावर इन टेस्ट था, खट्टे टेस्ट का था और टर्न करता था ब्लू लिटमस को रेड में। और ये जस्ट उल्टा है, यानी बीटर टेस्ट का है और ये टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में। ठीक है, आई थिंक इतना आपको ध्यान में रहेगा। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हो गया। KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस हो गया। NH4OH है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हो गया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, ये भी बेस हो गया। ठीक है, फिर और लिख लेते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, ये भी बेस हो गया। ठीक, फिर मान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NH4CO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सारा का सारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, बेस का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे में वहाँ पे भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे एसिड का, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ किसका पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। ठीक है, वहाँ पे भी प्रॉपर्टीज़ में दो पढ़े थे, एक था उसका फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा था उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो दोनों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले किसका चर्चा किए थे, वहाँ पे भी फिजिकल का, यहाँ पे भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो पहला प्रॉपर्टी में यही लिख सकते हैं कि इसका जो टेस्ट होता है, टेस्ट कैसा होता है इसका, बीटर टेस्ट का होता है, यानी बेसेज आर बीटर इन टेस्ट। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी इसका क्या बोलेंगे, देखो तो इसको जब हम लोग टच करते हैं तो सोपी साबुन जैसे कैसे बिल्कुल स्मूथ होता है, चिकने टाइप का, उसी तरह से इसका जब भी आप टच करोगे बेसिस को तो उसका भी फीलिंग कैसा आएगा, फीलिंग ऑफ टच अगर बात करेंगे, फीलिंग ऑफ टच यानी उसको जब आप छूते हो तो कैसा महसूस होगा आपको, तो सोपी टच यानी साबुन को छूते हो तो कैसे रहता है, उसी तरह से इसको भी अगर तुम छुओगे तो इस तरह से लगेगा। ठीक है, यानी जैसे मान लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इसको आप ले लो और हाथ पे ऐसे ऐसे हल्का सा करोगे तो बिल्कुल साबुन की तरह ऐसे ऐसे लगेगा। इनफैक्ट साबुन भी आपका क्या है, बेस ही है। ठीक है, तो उसको भी छुओगे तो देखना कैसा लगता है, सोपी टच यानी चिकना चिकना टाइप सा लगता है। ठीक है, एक बताऊंगा मैं कि क्यों आखिर ऐसा होता है। जैसे किसी एक का एग्जाम्पल NaOH का ही एग्जाम्पल बता दूंगा कि क्यों आखिर में ये फीलिंग होता है इसका सोपी टच का, उसको एक क्वेश्चन में कर लेंगे हम लोग। ठीक है, फिलहाल हम लोग अभी इसका डिस्कशन कर ले रहे हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का। तो तीसरे में है, तो थर्ड वन इज इफेक्ट ऑन इंडिकेटर्स, जो हम लोगों ने ऊपर में पढ़ लिया है कि ये क्या करता है, इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, यानी एक्वा सॉल्यूशन में ये रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट डी में अगर बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वहाँ पे भी देखे थे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसका क्या है, कंडक्ट करता है या नहीं करता है। यहाँ पे भी हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि क्या ये कंडक्ट करता है या नहीं करता है।
तो देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करोगे तो जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी एक लाइन क्या लिख लेंगे कि वहाँ पे भी कंडक्ट करता था, यहाँ पे भी कंडक्ट करता है, यानी बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद इसका शुरू होता है केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक जो छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन अभी हम लोग बात कर रहे थे उसका डिस्कशन कर ले रहे हैं। यानी व्हाई डज, मान लेते हैं NaOH, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा कॉमन नेम है, आगे में पढ़ेंगे हम लोग जब साल्ट पढ़ने लगेंगे तो। ठीक है, आगे में आ जाएगा, सबके बारे में आएगा, टेंशन मत लो, बेस में ही आगे में क्लियर हो जाएगा। व्हाई डज NaOH गिव ए फीलिंग ऑफ सोपी टच। ठीक है, सोपी टच का इसमें फीलिंग्स क्यों आता है भाई, तो देखो सोपी टच का फीलिंग्स आने का कारण यह है कि देखो अल्कलीज जो होता है, अल्कलीज क्या होता है, तो जो वैसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है, यानी वाटर सॉल्युबल बेस आर कॉल्ड अल्कली। आगे में मैं उस पर भी आऊँगा, फिलहाल यहाँ पे मैं इसको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो अल्कलीज जो होते हैं, जितने भी बेसिस वगैरह जो होते हैं, वाटर में सॉल्युबल जो बेस होता है वो रिएक्ट करता है ऑयल के साथ। ठीक है, और ऑयल के साथ रिएक्ट करने के बाद सोप का फॉर्मेशन करता है। क्या बोले कि बेसिस जो है वो रिएक्ट करता है, वाटर सॉल्युबल बेस जो है वो रिएक्ट करता है ऑयल के साथ और फॉर्म क्या करता है, सोप। और हमारा स्किन में क्या होता है, ऑयल होता है। अब बोलोगे कि ऑयल कैसे होता है, तो फैट वगैरह के फॉर्म में। ठीक है, अब देखो जब हमारा स्किन कंटेन करता है ऑयल को, देखना कितने का चेहरा ऑयली टाइप का रहता है, तो ये सब इसके लिए फेस वॉश वगैरह अलग अलग यूज़ करते हो कि हाँ मेरे को ये फेस वॉश चाहिए, ये फेस वॉश चाहिए, तो ऐसे भी समझ सकते हो। तो क्या बोला गया कि हमारा स्किन जो है वो ऑयल को कंटेन करता है। ठीक है, किसके फॉर्म में बोले, फैट के फॉर्म में। और इसीलिए क्या बोले थे पहले हम कि अल्कलीज जो होता है, अल्कलीज रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑयल के साथ। ठीक है, और फॉर्म करता है क्या, सोप। ये आप लास्ट चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ोगे तो वहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन पूरा आएगा, कैसे साबुन बनता है मैं आपको बताऊँगा पूरा। ठीक है, अब देखो अब क्या बोल रहा है कि अल्कलीज जो है ऑयल के साथ रिएक्ट किया तो सोप बनाया तो सोपी टच का फीलिंग आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि जो बेसिस है, ठीक है, हमारे स्किन में भी क्या है, ऑयल है। ठीक है, हमारे स्किन में ऑयल है, और जैसे ही हम लोग अल्कलीज को लेंगे अपने हाथ में, ठीक है, अपने हाथ में अल्कलीज को लेंगे तो क्या होगा, वो उस ऑयल से रिएक्ट करेगा और कैसा फीलिंग दे देगा आपको, सोपी फीलिंग दे देगा। बस इतना सा इसका डिस्कशन है। क्या बोले, अल्कलीज ऑयल के साथ रिएक्ट करके सोप बनाता है, सोप जिसका फीलिंग कैसा आ जाएगा, सोपी टच का आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि जैसे ही NaOH को हम लोग लेते हैं, ठीक है, हम NaOH को अपने हाथ में लेते हैं तो ये हमारे हाथ से क्या ले लेता है, ऑयल, और उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, यह भी सोपी टच दे देगा। और इसीलिए पूछ रहा था हमसे यही कि व्हाई डज NaOH गिव ए फीलिंग ऑफ सोपी टच, तो कारण यही है क्योंकि जो बेस है, वाटर सॉल्युबल बेस है अल्कलीज, वो हमारे हाथ से ऑयल को खींच लेता है और उसके साथ रिएक्ट करने के बाद कैसा फीलिंग दे देता है, सोपी फीलिंग दे देता है। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं इसको एक लाइन में और लिख देना चाहूँगा अच्छे से, ताकि आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझ में आ जाए लैंग्वेज के फॉर्म में। देखो क्या बोले कि वाटर सॉल्युबल बेस यानी अल्कली जिसको बोलते हैं, आगे में मैं इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी लिखूँगा, रिएक्ट विथ ऑयल्स टू फॉर्म सोप, ये सोप बनाता है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे कि आवर स्किन, हमारा स्किन जो है, ऑल्सो कंटेन्स क्या कंटेन करता है, ऑयल, किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फैट के फॉर्म में कंटेन करता है। ठीक है, इसीलिए सो व्हेन वी टेक, या टच कर लिख सकते हो, व्हेन वी टेक या व्हेन वी टच, किस चीज़ को, तो व्हेन वी टच कॉस्टिक सोडा, व्हेन वी टच या टेक
एक मिनट में थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूं ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। व्हेन वी टेक NaOH in our hand, it reacts with while present, it reacts with while present and gives, कैसा गिव करता है, and gives soapy filling, ठीक है, soapy fillings, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया कि आखिर ये क्यों ऐसा कांड करता है, ठीक है। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो आगे भी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बस इतना ही है, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी जैसे उसमें 5, 6, 7 पढ़े थे शायद, तो इसमें आपको उतना नहीं पढ़ना है, बस 2, 3 आपको पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको अच्छे से ध्यान में रख लेना है, क्योंकि बताया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन पूछने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ठीक है। तो देखो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है कि रिएक्शन ऑफ बेसेज विथ मेटल्स, वहाँ पे भी हम लोग एसिड के साथ देखे थे, यहाँ पे भी बेस के साथ देख रहे हैं। रिएक्शन ऑफ बेसेज विथ मेटल्स, यानी मेटल के साथ रिएक्शन करके ये क्या करता है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहला है रिएक्शन बेस का, अगर हम लोग सॉल्ट के साथ मेटल के साथ करते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि सभी बेस जो है, यानी कुछ मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, बेस के साथ, और फॉर्म करता है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। सभी नहीं, कुछ, ठीक है। बाकी डिटेल्स आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इतना अभी आपके सिलेबस के लिए जितना इम्पोर्टेंट है उतना मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से कराऊँगा, ठीक है। यानी सम मेटल्स रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म, क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी एग्जांपल बहुत सारा देखे थे, यहाँ पे भी देख रहे हैं हम लोग। अब देखो जैसे मान लेते हैं कि NaOH ले लेते हैं, ठीक है, और इसका रिएक्शन हम लोग करवा देते हैं जिंक के साथ, ठीक है। ये सब रिएक्शन आप ध्यान में रखना है, ये सब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको डायरेक्टली पूछ देगा। नेक्स्ट तो इसका फॉर्मेशन करता है क्या, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस, 2 बार 3 बार लिखोगे सारा याद हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में दिमाग में छपने लगेगा। फिर ये क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक मेटल के साथ रिएक्शन की किस चीज़ का फॉर्मेशन हो गया, हाइड्रोजन गैस का यहाँ से एवोल्यूशन हो गया, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो गया तो यही तो हम लोग देखे थे कि कुछ मेटल्स क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं बेस के साथ और फॉर्म करता है हाइड्रोजन गैस का। इसका नाम क्या है ये ध्यान में रख सकते हो आप, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये पहला रिएक्शन हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो सेकंड एग्जांपल एल्युमिनियम के साथ ले लेते हैं, ठीक है, यानी NaOH और प्लस मेटल में कौन सा ले रहे हैं, एल्युमिनियम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते क्या हैं कि ये किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, तो NaAlO2 प्लस हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन यहाँ पे भी होता है, ठीक है। बस 2 एग्जांपल आपको इसमें पढ़ना है, एक जिंक के साथ जो सोडियम जिंकेट बनाता है, एक एल्युमिनियम के साथ जो बनाता है एल्युमिनियम के साथ जो बनाता है सोडियम, इसको बोलते हैं सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, क्या बोलते हैं इसको, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस का यहाँ पे क्या होगा, एवोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इतना आपको बस यही 2 रिएक्शन हम लोग ध्यान में रखना है, हम लोगों को 2 बार 3 बार लिखोगे तो बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है। आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया। इससे एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, ठीक है, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैनॉट बी केप्ट इन एल्युमिनियम कंटेनर्स, वाई, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग एल्युमिनियम के कंटेनर में या जिंक के कंटेनर में नहीं रखते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेगा, डायरेक्ट ऐसे ना पूछ करके ऐसे बोल देगा कि वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लिख रहा हूँ शॉर्ट में, वाई NaOH इज नॉट केप्ट
इज नॉट केप्ट इन किस चीज़ के कंटेनर में, एल्युमिनियम कंटेनर, ठीक है। और इसी में अगर यह भी बोल सकता है CONTAINER कंटेनर, ठीक है। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ देगा। तो क्यों नहीं करेगा भाई, तो अभी अभी हम लोग देखें कि NaOH के को जब हम लोग रखेंगे किस में, एल्युमिनियम के कंटेनर में, तो ये रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन होगा प्लस सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। यानी सिंपली हम लोग यह लिखेंगे कि बिकॉज इट रिएक्ट्स विथ द मेटल, ठीक है, और रिएक्ट कर जाएगा मेटल के साथ, इसीलिए हम लोग उसको यानी NaOH को एल्युमिनियम के कंटेनर में नहीं रखते हैं। राइट द रिएक्शन इन्वॉल्व, तो रिएक्शन ये रहा आपका, ठीक है। आई थिंक इतना अब आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक और भी बात मैं क्या बताया कि जितने सभी बेसेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, आपको बस ये दो ध्यान में रखना है और कुछ नहीं सोचना है विशेष, ठीक है। अब दूसरा सेकेंड हम लोग देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड्स, ठीक है। तो इसके लिए आप जब एसिड का रिएक्शन हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी देख रहे थे तो उसमें क्या देखे थे, रिएक्शन विथ बेस, ठीक है। यानी यहाँ पे एसिड के साथ कर रहा है, वहाँ पे बेस के साथ कर रहा था, बेस प्लस एसिड क्या बनाएगा, एसिड प्लस बेस था वहाँ पे, तो साल्ट प्लस वाटर, और इसीलिए इस रिएक्शन को और भी क्या बोलते थे हम लोग, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते थे, ठीक है। तो एक दो एग्जांपल लिख ले रहे हैं, हालांकि लिखने का ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी आपके क्लैरिटी के लिए मैं लिख देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि NaOH है, क्योंकि पिछले में जो भी रिएक्शन एसिड वाले में हम लोग लिखे थे वो सारा का सारा एग्जाम्पल यहाँ पे भी छाप सकते हो ला करके। प्लस मान लेते हैं HCl है, तो ये क्या बना देगा, NaCl प्लस H2O बना देगा, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जांपल हो जाएगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कि NaOH है प्लस इसका रिएक्शन हम करवा दे रहे हैं H2SO4 के साथ, तो ये क्या बना देगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि CaOH का होल 2 है और प्लस ये रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, ये क्या बना देगा, CaCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन कर देगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O का। तो इस तरह से बहुत सारे रिएक्शन हम ETC लिख दे रहे हैं। बाकी पीछे हम लोगों ने बहुत सारे रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, तो आप वहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे और भी रिएक्शंस लिख सकते हो, ठीक है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब तीसरा हम लेकर के चल रहे हैं, थर्ड वन इज रिएक्शन ऑफ फेस विथ किसके साथ, वहाँ पे मेटल ऑक्साइड के साथ देखे थे, यहाँ पे किसके साथ देख रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, ठीक है। यानी बेस का रिएक्शन जब हम लोग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ करवाते हैं तब किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो देखो वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि एसिड का रिएक्शन करवाया था किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, मेटल ऑक्साइड के साथ। तो क्या बना था, साल्ट प्लस वाटर, साल्ट प्लस वाटर, याद आ रहा है आपको। तो एसिड और मेटेलिक ऑक्साइड क्या बोले थे, कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता था, तो एसिड प्लस बेस हो गया था फिर से, तो साल्ट प्लस वाटर बन गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, बेस है और आगे में क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो ध्यान से देखो तो क्या ऐसा ही रिएक्शन, ये भी साल्ट प्लस वाटर ही बनाएगा, क्यों, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता था, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर का हो जाएगा, एसिडिक नेचर का। यानी यह बेस है और ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे नेचर का है, एसिडिक नेचर का है, तो बेस प्लस एसिड फिर से हो गया। तो बेस प्लस एसिड किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा, साल्ट प्लस वाटर का, तो इसीलिए ये बनता है। क्या आपको समझ में आ गया ये क्या बोलना चाह रहा है रिएक्शन, ठीक है। तो यानी सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि जो बेसेज होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, तो फॉर्म करता है किस चीज़ को, साल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन स्टेटमेंट में लिख लोगे खुद से कि बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, और फॉर्म करता है क्या, साल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करता है। जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल में मान लेते हैं कि NaOH है और एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मान लेते हैं CO2 ले रहे हैं, ठीक है। अब इससे रिएक्शन करवाओगे तो क्या बनेगा, Na2CO3
3 प्लस H2O। ठीक है, बेस प्लस एसिड बराबर साल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस CO2 गैस को पास करवाते किस चीज़ से, क्विक लाइम से, तो वो क्या करेगा, वो इसको लाइम वाटर से अगर पास करवाते हो क्विक लाइम वाटर से CO2 गैस को, तो इसका कलर कैसा कन्वर्ट हो जाता है, मिल्की में कन्वर्ट हो जाता है। ये सब मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है। ठीक है, यानी CaOH का होल 2 प्लस CO2 तो CaCO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये सब हमने पहले ही देखा हुआ है। क्यों ऐसा हुआ, तो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि हम लोगों ने पढ़ चुका है कि एसिड और बेस रिएक्शन करता है, किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे और क्या बोले हम कि हम यह बोल दिए कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं भाई, कि CO2 गैस को जब हम लोग पास करवाते हैं किस चीज़ से, लाइम वाटर से, तो ये टर्न कर जाता है मिल्की में। ठीक है, अब यानी CO2 गैस को पास करवाते हैं किससे, NaOH से, तो ये इसका कलर को कैसा, सॉरी लाइम वाटर से पास करवाना है, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो CaOH के होल 2 से अगर पास करवाते हो तो किस चीज़ क्या बन जाएगा, CaCO3 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपको बेस इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ध्यान रखना है और कुछ नहीं आपको अलग से पढ़ना। ठीक है, बस जितना मैं बता रहा हूँ उतना आप अच्छे तरीके से पढ़ो, कुछ प्रैक्टिस कर लो, और प्रैक्टिस करने के बाद आराम से चिल मारते हुए जाओ एग्जामिनेशन हॉल में। एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, ये हम वादा आपसे कर चुके हैं। कि इसके बाद में जानते ही हो कि हर चैप्टर के बाद आपको बताता हूँ क्या, हर चैप्टर के बाद आपको बताता हूँ मैं, देता हूँ मैं कोई 100+ क्वेश्चंस। तो उतना करने के बाद, इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस इतना हमारा वादा है आपसे। ठीक है, अब देखो आगे में है हमारा टॉपिक जो, उसके बाद एसिड में क्या पढ़े थे, एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी जो एसिड्स होते हैं उसमें क्या कॉमन होता है। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे कि क्या कॉमन होता है किस चीज़ में, बेस में। ठीक है, यानी व्हाट डू बेसिस में क्या कॉमन होता है, बस ये हम यहाँ पे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। या इसको इस तरह से टॉपिक को हम लोग लिख ले रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ बेसेस इन वाटर। ठीक है, कि वाटर में बेसिस का बिहेवियर कैसा होता है, यानी किस तरह से वो बिहेव करता है। तो देखो, जब हम लोग बेसिस को डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो वहाँ पे हम लोगों को मिलता है क्या, हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, क्या बोला गया कि व्हेन बेसिस आर डिज़ोल्व्ड इन वाटर दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन। अब ये क्या होता है, तो देखो जैसे मान लेते हैं कि NaOH है, ये टूटता कैसे है, क्या कॉमन है, यह भी यहाँ से पता चल जाएगा। तो Na+ और OH माइनस। नेक्स्ट मान लेते हैं कि CaOH का होल 2 है, ये कैसे टूटेगा, तो Ca2+ और OH माइनस। नेक्स्ट मान लेते हैं कि MgOH का होल 2 है, ये कैसे टूटेगा, तो Mg2+ और OH माइनस। ठीक है, और क्या क्या पढ़े थे, तो और हम लोगों ने पढ़ लिया था KOH, तो KOH कैसे टूटता है, तो K+ और OH माइनस। नेक्स्ट मान लेते हैं कि NH4OH है। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो ये कैसे टूटेगा, NH4+ और OH माइनस। तो इन सभी में क्या देख रहे हैं कि जो बेसेज हैं उनमें क्या कॉमन है, तो OH माइनस कॉमन है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन में बेस देता है क्या, OH माइनस आयन। ठीक है, यानी इन एक्वस सॉल्यूशन बेसेज गिव OH माइनस आयंस। ठीक है, अब बिहेवियर ऑफ बेसेज इन वाटर में क्या बोले कि बेसेज डिजॉल्व करता है वाटर के साथ। अब डिजॉल्व करने के बाद कौन से आयन का फॉर्मेशन किया, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी एक लाइन और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो एक लाइन और यह लिखा जा सकता है कि व्हेन बेसेज आर डिजॉल्व्ड इन वाटर दे गिव हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड
आयंस देता है वो। ठीक है, कैसे, तो हम लोगों ने ये पूरा अभी देख लिया है। सभी में किस चीज़ में डालेंगे, इसको वाटर में डालेंगे, तो इस तरह से हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, फिर वहाँ पे भी हम लोग देखे थे क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड देखे थे। यहाँ पे क्या देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। बिल्कुल सिंपल है, मैं समझा देता हूँ, उसके बाद मैं लिख दूंगा। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोले, स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते थे, जो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता था और H प्लस आयन देता था। यहाँ पे क्या दे रहा है, OH माइनस। तो सिंपली क्या बोल सकते हैं कि दी बेसेज विच कम्प्लीटली आयोनाइज टू गिव OH माइनस आयन। ठीक है, यानी जैसे लिए थे ना वहाँ पे भी एक्सपेरिमेंट में, इस तरह से लेकर के बोले थे, अगर मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल लिए हैं HCl का, तो अगर टूटता है, ये टूटने के बाद 100 H प्लस आयन दे और 100 ही Cl माइनस आयन दे, तो ऐसे को स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते थे। उसी तरह से यहाँ पे भी 100 NaOH का लोगे, तो अगर 100 Na प्लस और 100 OH माइनस अगर दे रहा है, तो हम लोग समझेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर 100 नहीं दिया, 5-7 इस तरह से दे रहा है, तो क्या समझेंगे हम लोग कि वो वीक बेस है। वहाँ पे वीक एसिड था, यहाँ पे वीक बेस है। ठीक है, फिर एक लाइन और भी पढ़े थे वहाँ पे कि जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो एक गुड कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी होता था। तो यहाँ पे भी वही सेम सीन है कि जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी कैसा होगा, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो भी होते हैं गुड इलेक्ट्रोलाइट, यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और जितने वीक होते हैं, वीक बेस जो होता है वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा। तो इतने बात को मैं यहाँ पे अब लिख दे रहा हूँ, इसको आप छाप लो पहले। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ बेस, आप हेडिंग दे देना ऊपर में। उसके बाद स्ट्रॉन्ग बेस, तो वैसा बेस जो कम्प्लीटली आयनाइज करता है और देता है OH माइनस आयन को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे NaOH, KOH, 2 एग्जाम्पल बस होता है, इसका ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड में हम लोग क्या देखे थे, HCl, H2SO4, HNO3। उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस में बस 2 NaOH और KOH, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। और स्ट्रॉन्ग बेस और भी कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। दूसरा वीक बेस हो जाएगा, तो जो पूरी तरह से नहीं टूटता है। यानी क्या बोले कि जैसे NH4OH को हम लोग पानी में डालेंगे तो क्या होगा, 7 गो NH4 प्लस टूटेगा और 7 गो OH माइनस टूटेगा, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वीक बेस बोल देंगे। और अगर मान लेते हैं कि 100 मॉलिक्यूल NaOH का लिए हैं, तो 100 मॉलिक्यूल में से 100 Na प्लस और 100 OH माइनस, यानी जो पूरी तरह से टूट जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे एसिड में हम लोगों ने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, उसी तरह से इसमें भी। और एग्जांपल जैसे ये सब लिखा हुआ है NH4OH, तो NH4 प्लस और OH में ध्यान रखिएगा, ये डबल एरो हेडेड होता है, यानी इधर से इधर गया तो इधर से इधर भी आ सकता है। इस डबल एरो हेडेड का मतलब यही होता है, ये जो पूरी तरह से टूट जाता है वो सिंगल एरो हेडेड है, और जो पूरी तरह से नहीं टूटता है वो डबल एरो हेडेड है। यानी ये रिएक्शन इधर हुआ तो इससे ये भी हो सकता है, इसका कहने का मतलब ये है। फिर क्या बोला गया कि दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। और कुछ अदर एग्जांपल्स में हम लोग क्या देख ले रहे हैं, तो MgOH का होल 2 है और CuOH का होल 2 है। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप लिख लो। आगे में हम लोग बात कर ले रहे हैं अल्कलीज और कुछ यूजेस का। ठीक है, तो इसको आप छाप लेना वीडियो को पॉज करके। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, तो नेक्स्ट इज अल्कली। ठीक है, तो हेडिंग दे दीजिए एक छोटा सा प्यारा सा, आपको यह भी समझा दे रहा हूँ मैं। अल्कलीज, अल्कली के बारे में पहले भी मैंने आपको बता चुका है क्या होता है। वाटर सॉल्युबल बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी दी बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव, वाटर में सॉल्युबल होने के बाद क्या देता है, हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस दोनों पंक्तियों को जोड़ करके हम लोग क्या बोल सकते हैं, दी बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन्स इन सॉल्यूशन आर कॉल्ड अल्कलीज। ठीक है, आगे डेफिनेशन लिखते रहें, क्या बोला जाएगा कि दी बेसेस which are soluble in water and give hydroxide ions, ठीक है, in solution are called so means उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हो गया NaOH हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल NH4OH हो गया।
NH4OH। नेक्स्ट एग्जाम्पल CaOH का होल 2 हो गया। ठीक है, तो यह सब एग्जाम्पल को हम लोग क्या बोलते हैं कि ये क्या है, डिजॉल्व करता है पानी में और OH माइनस आयन को भी देता है और सॉल्युबल भी है। तो ऐसे बेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कलीज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक पॉइंट नोट में आपको ध्यान में रखना है कि देखो जितने भी बेस होते हैं, क्या बोला जा रहा है अच्छे से सुनना ध्यान से बिल्कुल, कि जितने भी बेस हैं वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वाटर में सॉल्युबल ही हो जाए। ठीक है, यानी जितने भी बेस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वाटर में सॉल्युबल हो जाए। अब वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा तो वो अल्कली भी नहीं होगा। यानी हम यह कह सकते हैं कि ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, लेकिन जितना अल्कली है वो तो बेस होगा ना, क्योंकि अल्कलीज किसको बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस को। यानी वैसा बेस, इसके डेफिनेशन में ही है कि वैसा बेस, तो ये पहले से ही कंफर्म है कि ये क्या होने वाला है, बेस होने वाला है। तो एक स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा कि ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। क्या बोला गया कि जितने भी बेस होते हैं ऑल अल्कलीज आर क्या होते हैं, बेस होते हैं, बट ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली, लेकिन जितने भी बेस होते हैं वो अल्कलीज नहीं होते हैं। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछ डालता है। अब कुछ यूजेस देख लेते हैं, जैसा वहाँ पे हम लोग यूजेस देखे थे एसिड का, यहाँ पे यूजेस कुछ बेस का देख लेते हैं, यूजेज ऑफ बेसेस। ठीक है, देखो सबसे पहला यूज हम लोग देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सोप। ठीक है, सोप के मैन्युफैक्चर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और किस चीज़ के मैन्युफैक्चर में करते हैं, तो पेपर के मैन्युफैक्चर में करते हैं। और कहाँ करते हैं, तो सिंथेटिक फाइबर, रेयान जिसको बोलते हो। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर बनाने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, लेबोरेटरी में, एक तो ये बोले ही थे कि लैब कहीं पे भी लिख सकते हो, क्योंकि ये सब का यूज़ हम लोग लेबोरेटरी में भी करते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा हम लोग लेकर के चल रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को, KOH को। ठीक है, तो KOH का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड इन अल्कलीन बैटरीज, इट इज़ यूज्ड इन अल्कलीन बैटरीज में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट सोप बनाने में इसका यूज़ करते हैं। बस एक दो आपको ध्यान में रखना है, ज़्यादा मैंने बोला ही नहीं है कि ज़्यादा इस सब का ज़रूरत आपको, ये 2-3 यूज आप ध्यान में रखिएगा, एक दो बहुत है। नेक्स्ट है CaOH का होल 2 यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ, आगे में हम लोग पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर, यानी ब्लीचिंग पाउडर के मैन्युफैक्चर में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। और कहाँ यूज़ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, तो सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में, यानी खारे पानी को कह सकते हो, हार्ड वाटर खारा पानी समझ सकते हो। ठीक है, उसको सॉफ्टन करने में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसका, तो न्यूट्रलाइजिंग एसिड इन द सॉइल, एसिड इन सॉइल। अगर सॉइल में मान लेते हैं कि एसिडिक बिहेवियर ज़्यादा हो गया, तब हम लोग किस चीज़ का यूज़ कर लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके उसको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट 4th वन में हमारा क्या है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल 2 है। देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ करते हैं, तो अगर हमारे स्टोमक में मान लेते हैं कि ज़्यादा एसिड हो गया है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है। ठीक है, तो लिख लेना एक लाइन, न्यूट्रलाइज, इट इज़ यूज्ड एज एन एंट एसिड टू न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन आवर स्टोमक। ठीक है, क्या करता है, न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन आवर स्टोमक। ठीक है, स्टोमक पेट में। नेक्स्ट और कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इनडाइजेशन, अगर कभी आपको हुआ है अपच जिसको बोलते हैं, पचा नहीं है भोजन वगैरह, तो उसमें भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू क्योर इनडाइजेशन। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट और भी हम एग्जांपल्स लिखना चाह रहे हैं, और भी यूजेस कुछ, लेकिन अब हमारे पास कुछ
इसको आप छाप लो, मैं फिर आगे लिखता हूँ। अगला नेक्स्ट है हमारे पास क्या, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH है। तो देखो NH4OH का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग ग्रीज स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथ्स। अगर आपके क्लॉथ्स में ग्रीज वगैरह का दाग धब्बा कुछ लग गया है, तब हम लोग उसको हटाने के लिए NH4OH का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि है Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है। तो सोडियम कार्बोनेट का हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो इट इज़ यूज्ड एज ए क्लिनजिंग एजेंट, CLENSING, क्लिनजिंग एजेंट। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं वॉशिंग सोडा हो गया, लाइक वॉशिंग सोडा। ठीक है, और लिख सकते हैं फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, इसको भी यूज़ करते हैं उसके लिए, फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ठीक है, तो ये हो गया इसका एक और यूज। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। ठीक है, यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। अब इसका हम लोग यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज्ड एज बेकिंग सोडा की तरह हम लोग यूज़ करते हैं इन कुकिंग फूड। ठीक है, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज़ करते हैं, यानी इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। सब क्या होता है आगे में आ जाएगा, इसीलिए मैं इस सब को डिस्कस अभी ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, और भी लिख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन डाइजेशन का भी लिख सकते हो, टू क्योर इंडाइजेशन। और क्या बोल सकते हैं, इट इज़ यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आपको ध्यान अगर आ रहा होगा तो पहला चैप्टर जब हम लोग पढ़े थे तो उसमें इसका कैसे होता है फायर एक्सटिंग्विशर में हम इसका यूज, वो हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो यह सब कुछ क्या हो गया, इसका यूजेज हो गया। ठीक है, अब आगे में हम लोग कुछ देखेंगे एप्लीकेशंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इसको इतना पहले छाप लीजिए। तो आगे का हमारा टॉपिक है बच्चों एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का कहाँ कहाँ यूज होता है। देखो न्यूट्रलाइजेशन नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूट्रलाइज करने का कुछ काम करेगा। तो 2 4 5 एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे भी बताऊँगा जिससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला है, जैसे मान लेते हैं किसी पर्सन को हो रखा है एसिडिटी। ठीक है, अब एसिडिटी का मतलब क्या है, एसिड का कंटेंट उसमें ज़्यादा हो गया है। अब एसिड का कंटेंट अगर ज़्यादा हो गया तो उसको क्या बोला जाता है कि आप वो ऐसा चीज़ लीजिए जो इसको, यानी बोला जाता है कि एंट एसिड लीजिए। एंट एसिड मतलब उसको जो न्यूट्रलाइज कर सके। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जिसको एसिडिटी हो रखा है उसको एडवाइस किया जाता है क्या लेने के लिए, एंट एसिड जो कंटेन करता है क्या चीज़ को, इसमें ध्यान रखिएगा, ये मैं लिखूंगा नहीं बस समझाऊंगा आपको। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिक नेचर का होता है। अब देखो एसिडिटी था तो उसको न्यूट्रलाइज कौन करेगा, बेस करेगा, तभी तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनता था। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल, साल्ट प्लस वाटर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसको बोला जाता है कि क्या लीजिए, एसिडिटी अगर आपको ज़्यादा हो गया है तो एंट एसिड ले लीजिए, या उसको और भी क्या बोल दिया जाता है कि ठंडा दूध पी लीजिए, कोल्ड मिल्क पी लीजिए। तो कोल्ड मिल्क भी कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तब देख लो एसिड था आपके पेट में ज़्यादा, एसिडिटी हो रखा है, या इनो वगैरह देखते हो कि प्रचार में देता है, तो ये भी कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो एसिडिटी था और आपने बेस इसमें ले लिया, तो इसको जैसे ही लोगे तो क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, और न्यूट्रलाइज करेगा तो आपका जो भी एसिडिटी का प्रॉब्लम था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन में क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी को चींटी काट दिया है। ठीक है, बीज या मधुमक्खी काट दिया है। ठीक है,
तो देखो इसमें ये क्या कंटेन करता है, एसिड कंटेन करता है। कौन सा एसिड, मैं आपको पहले दूसरे लेक्चर में ही शायद बता चुका हूँ, फॉर्मिक एसिड होता है इन सभी के काटने में, मतलब कि यहाँ पे भी एसिड है, ठीक है। अब एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो साबुन रगड़ देते हैं। जैसे ही मधुमक्खी काट दिया या चींटी वगैरह काट दिया तो आप वहाँ पे क्या करो, साबुन रगड़ दो। जैसे ही साबुन रगड़ोगे तो क्या करेगा, वो जो एसिड है वो, ये साबुन कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो एसिड और बेस मिला, ये भी क्या करेगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। और आपका जो जलने का दर्द हो रहा था, क्यों ऐसा लगता है कि काट दिया तो वहाँ पे खुजलाने का मन करता है, क्योंकि वो जलते रहता है, एसिड है ना। अब एसिड है तो वहाँ पे क्या होगा, जलने का इफेक्ट लगेगा। अब जलने का इफेक्ट लगा तो आपको थोड़ा बहुत तकलीफ होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो आप क्या करो, जैसे ही कुछ काटे ये सब तो वहाँ पे आप साबुन रगड़ दो। साबुन रगड़ोगे, जो बेसिक नेचर का होता है तो बेसिक एसिड प्लस बेस मिल करके न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। आई थिंक ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट तीसरा मान लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं सॉइल जो है, ठीक है, वो ज़्यादा एसिडिक हो गया है। सॉइल कैसा हो गया है, एसिडिक हो गया है, जिसमें खेती अच्छे से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी सॉइल अगर एसिडिक हो जाए, जो जिसमें खेती अच्छे से, क्रॉप्स अच्छे से नहीं हो पाए, तो क्या करोगे, एसिडिक हो गया तो उसमें क्या छिड़कोगे, बेसिक कोई बेस छिड़कोगे, ताकि उसको क्या किया जा सके, न्यूट्रलाइज किया जा सके। तब हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, इसमें हम लोग स्प्रे करते हैं। किस चीज़ को स्प्रे करना, या स्प्रेड कह सकते हो, छिड़क देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। यहाँ पे क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल 2। ये कैसे नेचर का है, OH है, ध्यान रखना। तो कैसा हो जाएगा, बेसिक नेचर का हो जाएगा। अब एसिडिक हो गया था, इसमें बेसिक आपने छिड़क दिया तो क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। और न्यूट्रलाइज कर देगा तो हम लोग कह सकते हैं कि आपका सॉइल फिर से न्यूट्रल हो जाएगा, तो अच्छे से क्रॉप्स जो है वो ग्रो करना चालू हो जाएगा, ठीक है। या इसमें और भी बोला जाता है, सिर्फ यही नहीं है, इसमें और भी क्या बोला जाता है, एक और भी है, क्या उसका नाम है, पाउडर्ड, क्या तो नाम था, मैं भूल रहा हूँ, चलो मैं थोड़ी देर में अभी, पाउडर्ड लाइमस्टोन, पाउडर्ड POWERAD, पाउडर्ड लाइमस्टोन, POWDERAD, पाउडर्ड लाइमस्टोन है, इसको भी बोला जाता है। इसका भी नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो एसिडिक था, बेसिक भी नेचर का उसमें डाल दिया तो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। तो देखो ये सभी का सभी जितना भी हम लोग देख रहे हैं, उसमें क्या देखा जा रहा है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग यही देख रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ मान लेते हैं आपके उपयुक्त नहीं है, जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं, जैसे आप एसिडिटी नहीं चाह रहे थे, एसिडिटी हो गया तो आप उसके जस्ट अपोजिट यानी बेसिक वाला का डाल दो इसमें, ठीक है। सॉइल वगैरह के लिए हो गया, ठीक है। तो सॉइल वगैरह के लिए क्या बोला गया, तो एक खास pH होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अभी pH स्केल इसके बाद का ही टॉपिक है, उसको जब मैं आपको बताऊंगा तो बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि pH स्केल में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि कम रहता है pH का वैल्यू, मान लेते हैं कि 1 2 3 4 इस तरह से रह रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि वो ज़्यादा एसिडिक है। अभी आगे में पढ़ेंगे हम लोग, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने का बिल्कुल थोड़ा सा भी बात नहीं है, ठीक है। तो कतई चिंता ना करें आप कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो pH की में बात कर लेंगे हम लोग वहाँ पे। अब इसमें भी सभी को pH के लिए भी, जैसे एसिडिटी के लिए अगर बात करोगे तो हमारा बॉडी जो है वो इफिशिएंटली तब काम करता है। मैं एक बार फिर से इस टॉपिक पे आऊँगा, pH का एवरीडे लाइफ में क्या यूज है, जब pH भी बता दूंगा तब इसके ऊपर मैं आऊँगा, ठीक है। अब एक टॉपिक और मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ कि 2-4 मिनट का है, उसको भी क्लियर ही कर दूँ। तो ये सब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। कैसा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ पे बस हम लोग यही देखे हैं कि अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो उसमें बेसिक बिहेवियर को मिला दो, ठीक है। तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो सही हो जाएगा। अब इम्पोर्टेंस जब pH हम लोग पढ़ लेंगे तो उसका एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है उस पर हम लोग बात करेंगे। तो फिर से ऐसे टॉपिक पे हम एक बार फिर से आएंगे और pH बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारा वादा है, जो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल वहाँ पे हम लोग क्या पढ़े थे, एक टॉपिक एसिडिटी, बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब यहाँ पे क्या पढ़ लेंगे, उसका उल्टा क्या है, एसिडिटी ऑफ बेस। वहाँ पे क्या पढ़े थे, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड,
यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एसिडिटी ऑफ बेस। देख रहे हो कुछ है अलग, सब सिर्फ और सिर्फ उसके विपरीत में चल रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, वहाँ पे बेसिसिटी ऑफ एसिड किसको बोलते थे, तो द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, आपको याद होगा तो H प्लस आयन, कितना H प्लस आयन रिप्लेस हो सकता है जब उसको हम लोग डिजोल्व करते हैं पानी में, तब उसी को हम लोग क्या बोलते थे, बेसिसिटी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा, यानी द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल, बेस में क्या देखे थे, एसिड में H प्लस था, यहाँ पे OH माइनस है, ठीक है। तो क्या लिख देंगे कि द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयंस कब, तो व्हेन इट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर इज नोन एज एसिडिटी ऑफ ए बेस। तो डेफिनेशन क्या लिख देंगे कि द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर। सिंपल है बिल्कुल। जैसे मान लेते हैं किसी बेस को, कोई भी यहाँ पे अगर बेस है तो क्या बोला गया कि जब हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो कितना OH माइनस, जैसे मान लेते हैं कि NOH माइनस यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, तो N उसका क्या कहलाएगा, एसिडिटी कहलाएगा बस। यानी यहाँ पे एसिडिटी बराबर कितना हो जाएगा, N। अब वहाँ पे भी याद करो क्या पढ़े थे, 3 तरह का, मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक। तो उसी तरह से यहाँ पे भी होता है, ठीक है। यानी एक हो जाएगा क्या, मोनोबेसिक कहलाएगा, दूसरा क्या कहलाएगा, डाईबेसिक कहलाएगा, और तीसरा ट्राईबेसिक कहलाएगा। मोनोबेसिक, डाईबेसिक एंड थर्ड वन इज ट्राईबेसिक, ठीक है। अगर एक निकलता है तो उसको मोनोबेसिक, 2 OH माइनस अगर निकलता है तो डाईबेसिक, 3 निकलता है तो ट्राईबेसिक। एक एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि NaOH है, तो NaOH जब टूटता है तो ये कैसे टूटेगा, Na प्लस में और प्लस OH माइनस में। अब यहाँ पे एक निकला है, तो एक निकला है तो कैसा हो जाएगा, मोनोबेसिक हो जाएगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, CaOH का होल 2 है। अब CaOH का होल 2 है तो ये कैसे टूटता है, Ca2 प्लस और OH माइनस। तब यहाँ पे कितना निकलेगा, OH माइनस, 2 OH माइनस निकलेगा, ठीक है। कितना OH माइनस रिप्लेस होगा यहाँ पे, 2, तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, डाईबेसिक हो गया। ट्राईबेसिक की अगर बात करोगे तो क्या हो जाएगा, AlOH का होल 3 है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, Al3 प्लस और 3 OH माइनस निकलेगा। तो 3 निकला है इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 3 OH माइनस रिप्लेस हुआ है इसीलिए उसको ट्राईबेसिक बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होता है। जो 2-4 क्वेश्चन भी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डिस्कस कर लो, जो जनरली बोला जाता है। जैसे मान लेते हैं पहला क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो आप बना लोगे उसको। दूसरा क्वेश्चन में बात कर लो कि नेम 3 एसिड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, तो नेचुरल सोर्स आगे में बहुत सारा मैंने आपको बता रखा है, जैसे एसिटिक एसिड विनेगर से, साइट्रिक एसिड ऑरेंज से, लैक्टिक एसिड मिल्क वगैरह से, तो ये सब, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि बात कर ले रहे हैं इस तरह से कि एक स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट ड्रॉप्ड ए फ्यू पीसेज ऑफ मार्बल इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्ड इन ए टेस्ट ट्यूब, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो फ्यू, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें क्या डाल रहा है, ये है क्या, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अब इसमें क्या डाल रहा है, वो मार्बल डाल रहा है, ठीक है। मार्बल आपको ध्यान में रखना चाहिए CaCO3 होता है, बेस है एक, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो गैस इवॉल्व हो रहा है, द इवॉल्व्ड गैस व्हेन पास्ड थ्रू लाइम वाटर, ठीक है। जो गैस इवॉल्व हो रहा है उसको लाइम वाटर से पास कराया जा रहा है। बस इतना सा आपको बोल दिया। क्या बोला, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एक स्टूडेंट है जो ड्रॉप किया फ्यू पीसेज ऑफ मार्बल इनटू हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक टेस्ट ट्यूब में। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इससे जो गैस निकला उसको पास कर दिया गया लाइम वाटर से। बस इतना सा बोल रहा है। अब क्वेश्चन इसमें यह पूछ दिया कि व्हाट चेंज वुड बी ऑब्जर्व्ड इन लाइम वाटर, तो लाइम वाटर में क्या चेंज ऑब्जर्व होगा। तो क्या लिखोगे, लाइम वाटर से जैसे ही पास कराओगे तो उसका कलर कैसा कन्वर्ट हो जाएगा, मिल्की में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इसमें बोल रहा है कि राइट दी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर बोथ द रिएक्शंस, ठीक है, या बोथ दी चेंजेस।
जो भी चेंज इसमें हुआ है उसके लिए आप लिखिए जो भी लिखना है आपको। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास चेंज क्या होगा, तो HCl था, इसमें हम लोग क्या डाल दिए, कैल्शियम कार्बोनेट डाल दिए। तो एक रिएक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये बना देगा CaCl2 प्लस H2O और प्लस CO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ से यह देख रहे हैं कि CO2 का इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा था कि द गैस इवॉल्व्ड, जो गैस निकल रहा है, तो गैस कौन सा निकल रहा है यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोला जा रहा है कि उसको पास कराते हैं लाइम वाटर से। तो लाइम वाटर से पास कराओगे तो ऐसा रिएक्शन हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, इसको लाइम वाटर से पास करा दो, क्या बनता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस H2O। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि गर्मी की मौसम में जो दूध वाला होता है, मिल्कमैन होता है, वो कुछ अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा डाल देता है दूध में। ठीक है, फ्रेश मिल्क में थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा डाल देता है, क्यों, क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, गिव वन रीज़न। ठीक है, या गिव रीज़न। तो देखो बेकिंग सोडा हम क्या बोले, बेकिंग सोडा जो होता है वो अल्कलीन नेचर का होता है, वो अल्कलीन मतलब बेसिक नेचर का होता है, और बेसिक नेचर की होने की वजह से जो एसिडिटी है मिल्क में वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, और न्यूट्रलाइज कर देता है तो दूध वगैरह का जो फटने का समस्या होता है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि टैप वाटर जो होता है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है, क्यों। तो देखो टैप वाटर में क्या बोले थे कि उसमें सॉल्ट का मात्रा होता है। ठीक है, लेकिन फ्रेश वाटर या डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट का मात्रा नहीं होता है। सॉल्ट का मात्रा नहीं है मतलब आयंस में नहीं टूटेगा, आयंस में नहीं टूटेगा मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से नेक्स्ट मान लेते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया कि ड्राई HCl गैस जो होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, वो डू नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि जो ड्राई होता है, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये टर्न नहीं करता है, तो ड्राई है, सूखा हुआ है। अब सूखा हुआ है तो क्या बोलेंगे कि हम लोग क्या पढ़े थे कि एसिड गिव देता है H+ आयन किस चीज़ में, एक्वस सॉल्यूशन में, और तभी वो टर्न करता है ब्लू लिटमस को रेड में। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ड्राई है, और जब ये सूखा हुआ है तो H+ आयन देगा नहीं, H+ आयन देगा नहीं, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये टर्न नहीं करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को क्वेश्चन फ्रेम करके पूछता है। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगले क्लास में मैं आपसे बात करूँगा pH स्केल के बारे में, जो बहुत अच्छा टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मज़ा आने वाला है इस चैनल पे आपको, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे बता दूँगा। तो धन्यवाद, जय हिंद।